तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का 6 और 4 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेकर आए हैं। जब मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई थी पोल साइंस की, उसमें आपने देखा होगा कि 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम में। और जो क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट है वो भी वहाँ पे दी हुई थी। जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसकी वर्ड लिमिट थी 170 वर्ड्स, और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसकी वर्ड लिमिट थी 100 वर्ड्स। ठीक है, तो उसको फॉलो करते हुए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं विद आंसर्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके आंसर भी हमने अच्छी तरीके से अच्छे फॉर्मेट में लाए हैं और वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए। ठीक है, अगर आप उस तरीके से समझ के अपने टर्म 2 के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कार्यपालिका क्या है तथा इसके कितने प्रकार हैं, इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, कार्यपालिका क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और जो प्रकार हैं उनको विस्तार से समझाना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देख लीजिए किस तरीके से आप लिख सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या, इस क्वेश्चन में पूछा है कि कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं, तो आपको प्रकार लिखना है और उनको विस्तार से समझाने को कहा गया है, तो उसको विस्तार रूप से समझा लीजिए। ठीक है, और फिर आपको इसमें क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है लास्ट में। सबसे पहले भूमिका, उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा है उसको समझा दीजिए, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए। इस तरीके से आप लिखेंगे और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो भूमिका देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, कार्यपालिका क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, और जो उसके प्रकार हैं उसको हमें विस्तार रूप से समझाना है। तो कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा प्रतिपादित नीतियाँ एवं कानूनों को लागू कराने का कार्य करती है। तो कार्यपालिका क्या है, सरकार का वो अंग जो विधायिका के द्वारा जो भी कानून या नीतियाँ जो भी विधायिका के द्वारा दी जाती हैं उसे लागू कराने का कार्य करती है। फिर इसमें क्या पूछा गया था, उसके कितने प्रकार हैं। तो कार्यपालिका के निम्नलिखित प्रकार हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। फिर उसको विस्तार रूप से समझाना था। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, राजनीतिक कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद सम्मिलित होती है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल अस्थायी होती है, इसलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो इसमें जितने भी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं उनका कार्यकाल स्थायी नहीं है, अस्थायी है, इसलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद कर सकते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका को ही अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, इसमें स्थायी कार्यपालिका के मुकाबले बहुत कम दक्ष लोग होते हैं। ठीक है, इस स्थायी कार्यपालिका के मुकाबले बहुत कम दक्ष लोग होते हैं। फिर आता है यहाँ पे स्थायी कार्यपालिका, सॉरी यहाँ पे जो लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ स्थायी कार्यपालिका आएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका का जो दूसरा प्रकार है वो है स्थायी कार्यपालिका। इसके सदस्य योग्यता एवं प्रतियोगिता के आधार पर चुने जाते हैं। इसमें भारतीय संघ लोक सेवा आयोग निर्वाचित करती है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग निर्वाचित करती है। सदस्यों को जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, ये सब जो है लोक सेवा आयोग जो है सदस्यों को निर्वाचित करती है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड जो है टाइप वो है स्थायी कार्यपालिका, फर्स्ट जो था वो था अस्थायी कार्यपालिका या फिर राजनीतिक कार्यपालिका। लास्ट पॉइंट क्या है, इसमें दक्ष लोग होते हैं, यानी इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो होते हैं। इससे हमें निष्कर्ष क्या मिलता है, हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण संस्था है जो लोकहित संबंधित सभी नीतियाँ एवं कानूनों को लागू कराने का कार्य करती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है और अच्छे से जितना वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करते लिखना है। भूमिका, उसके बाद प्रश्न में जो पूछा है उसको विस्तार से समझा दीजिए, और फिर आपको उससे क्या निष्कर्ष मिलता है वो आप 2 या 3 लाइनों में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न 2 है, राष्ट्रपति की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत होती है
तथा राष्ट्रपति बनने के बाद कौन कौन से विशेषाधिकार होते हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, और जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेष अधिकार मिल जाते हैं, इनको विस्तार से समझाना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी देख लीजिए, सबसे पहले भूमिका। संसदीय कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है अब हमें ये भी बताना था। तो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो अप्रत्यक्ष विधि से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल मत प्रणाली द्वारा निर्वाचन होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति की नियुक्ति है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष या फिर उससे अधिक का होना चाहिए, तीसरा किसी भी सरकारी पद पर लाभार्थी न हो, और चौथा लोकसभा के सदस्य हेतु योग्यता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, फिर इसमें पूछा था कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी जो है विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं या फिर कौन कौन सी शक्तियाँ मिल जाती हैं, तो उनको आपको लिख देंगे आप। सबसे पहली शक्ति हो जाएगी निर्वाचन संबंधी। वह प्रधानमंत्री संबंधी अनेक महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति करता है। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री है या फिर उससे संबंधित जो भी अनेक पद हैं इम्पोर्टेंट, उस पर नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। आपातकाल संबंधी क्या है, वह आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करता है। क्षमादान संबंधी, वह अपराधियों की सज़ा माफ़ करना, कम करना एवं सज़ा बदल सकता है। अगर आपको इसके बारे में और शक्तियाँ इसकी जाननी है तो हमने वीडियो बना रखी है चैनल पे, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तब वहाँ जाके इसके जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, जो इसके विशेष अधिकार हैं, उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, तब वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, आप और भी पॉइंट्स हैं इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें निष्कर्ष क्या मिलता है, राष्ट्रपति का जो पद है एक लोकतांत्रिक संप्रभु देश में बहुत महत्वपूर्ण पद है। लोकतांत्रिक संप्रभुता वाला जो देश है उसमें बहुत महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति का। ठीक है, फॉर्मेट आपको समझ आ जाना चाहिए किस तरीके से करना है हमें। थर्ड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस प्रकार केंद्र का धुरी होता है, विस्तार से समझाइए, तथा प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार जो है प्रधानमंत्री केंद्र की धुरी यानी सेंटर है उससे सारे जुड़े हुए हैं, और जो प्रधानमंत्री को शक्तियाँ मिली हुई है कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उन्हें समझाना है विस्तार से। ठीक है, तो भूमिका लिखेंगे पहले। प्रधानमंत्री भारतीय संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पद है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और इसका जो निर्वाचन या फिर चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो राष्ट्रपति का चुनाव हमने पढ़ा अभी वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चूँकि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, कभी कभी किसी नीति पर तो कभी कभी किसी कानून पर। एक तरफ राष्ट्रपति कुछ और निर्णय लेता है तो मंत्रिमंडल कुछ और, इसी के बीच प्रधानमंत्री जो है केंद्रीय धुरी का कार्य करता है, दोनों के विवादों को हल करता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो प्रधानमंत्री है वो केंद्रीय धुरी का कार्य कैसे करता है, तो आपको अगर आप ये लिख देंगे तो आप समझा पाएंगे उनको, एग्जामिनर को, कि जो प्रधानमंत्री है वो केंद्रीय धुरी का कार्य किस प्रकार करता है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति जो हैं कभी कभी उनमें विवाद होते रहते हैं, दोनों की राय अलग अलग होती है। ठीक है, कभी किसी कानून पर तो कभी किसी नीति पर, दोनों की सोच अलग होती है, दोनों के निर्णय अलग होते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री है वो केंद्र की धुरी का कार्य करता है और दोनों के विवादों को हल करता है। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में क्या पूछा था, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, और उसको अच्छे से आपको समझाना था। पहली शक्ति क्या है, विधायी संबंधी। जब भी कोई विधेयक प्रतिपादित होता है तो जिस मंत्रालय से संबंधित विषय है उस मंत्री को प्रधानमंत्री से पहले परामर्श लेना पड़ता है। यानी जब भी कोई कानून लागू होने वाला होता है, जब भी कोई कानून जो है संसद में जाता है, तो जिस मंत्रालय से संबंधित वो कानून है, जिस मंत्रालय से संबंधित उस कानून का विषय है, वो जो मंत्री है उसको सबसे पहले प्रधानमंत्री से परामर्श या सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड क्या है, राजदूत संबंधी। प्रधानमंत्री ही तय करता है कि किस देश में कौन राजदूत पद पर कायम होगा।
राजदूत आपको पता होगा, हर देश के अन्य देशों में राजदूत होते हैं, जिस तरीके से भारत के विभिन्न देशों में राजदूत हैं। तो प्रधानमंत्री ये तय करता है कि किस देश में राजपूत पद पर कौन सा व्यक्ति होगा। ठीक है। फिर विदेश यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री ही देश का प्रतिनिधित्व करता है और अनेक देशों के बीच सम्मेलन करता है। तो विदेश यात्रा जो है वो प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वहाँ पे प्रधानमंत्री ही देश का प्रतिनिधित्व करने जाता है और जितने भी देशों के बीच सम्मेलन होते हैं उसमें वो भाग लेता है। केंद्रीय धुरी अभी हमने समझाया, ये राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, उनके जो मसले हैं, उनके जो विवाद हैं, उनको हल करता है। फिर मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री जो है सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति से कहकर करता है। ठीक है। निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं इनसे? हम ये कह सकते हैं कि जो संसदीय कार्यपालिका है उसमें प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको भूमिका उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर निष्कर्ष अगर आप लिख देंगे 2 या 3 लाइन या 1 लाइन अच्छे से, तो आपका पूरे मार्क्स मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है तथा राज्यपाल का पद हमेशा विवाद से भरा पद क्यों रहता है, समझाइए। ठीक है, अब इसका उत्तर देख लेते हैं। क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है, मैक्सिमम 100 वर्ड्स, तो आपको उसको फॉलो करते इसको थोड़ा सा छोटा लिखना है 6 मार्क्स के क्वेश्चन से। तो इसमें सबसे पहले भूमिका क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए वापस। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कैसे होती है, सबसे पहले आप ये समझा दीजिए। उसके बाद ये बताइए कि राज्यपाल का जो पद है वो विवाद से भरा पद क्यों रहता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं भूमिका। राज्यपाल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पद है जो कि राष्ट्रपति के कार्य से संबंधित कार्य संपन्न करता है। ठीक है, तो ये भारतीय राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण पद है जो राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उससे संबंधित कार्य संपूर्ण करता है। इधर संपूर्ण होगा, पूरा करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और इसकी शक्तियाँ राज्य तक सीमित रहती है। तो राज्यपाल की जो शक्तियाँ वो एक राज्य तक सीमित रहती हैं, उसके बाहर उसकी शक्तियाँ कुछ नहीं है। और इसकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री करता है, किसकी सलाह से? राष्ट्रपति से सलाह करने के बाद। ठीक है। फिर सेकंड जो पूछा था कि ये विवादों से भरा पद क्यों है, तो ये विवादों से भरा पद है क्योंकि इसकी नियुक्ति से ही यह विवाद शुरू हो जाता है, अर्थात प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से राज्यपाल की नियुक्ति करती है। जिस स्थिति में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग होते हैं उस स्थिति में शुरू होता है कि राज्य सरकार कुछ नीतियां प्रतिपादित करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर राज्यपाल उस नीति को खारिज कर सकता है। जैसे दिल्ली सरकार बनाम राज्यपाल अनिल बैजल। तो ये विवाद इस तरीके से शुरू होता है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, ठीक है, दोनों अलग अलग होती हैं, तब ये विवाद शुरू होता है। कैसे? कि जो राज्यपाल है उसकी तो नियुक्ति केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का जो अध्यक्ष है यानी कि प्रधानमंत्री वो करता है, लेकिन उसका जो क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र, वो केवल राज्य है। तो जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन जो उसका अधिकार क्षेत्र है वो राज्य में, इसलिए वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब अलग अलग हो जाती है, अलग अलग सरकार की होती है दोनों, तो इस स्थिति में जो है राज्यपाल के साथ विवाद शुरू हो जाता है और राज्य सरकार कुछ नीतियां जो प्रतिपादित करती है और प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राज्यपाल उस नीति को खारिज कर देता है। ठीक है, क्योंकि नियुक्ति जो है राज्यपाल की वो प्रधानमंत्री ने ही की है। तो कोई भी अगर नीति है उसे प्रतिपादित करना है तो राज्य सरकार उसे जैसे ही देगी उसको राज्यपाल को, तो प्रधानमंत्री से पहले सलाह करेगा, उसके बाद उसको खारिज कर देगा। जैसा कि देख लीजिए दिल्ली सरकार बनाम राज्यपाल अनिल बैजल। ठीक है, दिल्ली सरकार बनाम राज्यपाल अनिल बैजल, इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि हम कह सकते हैं कि राज्यपाल विवादों से भरा पद है। सिंपल आप समझ लीजिए कि राज्यपाल का कहाँ काम करता है? राज्य सरकार में, लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा होती है? केंद्र सरकार के अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा। तो उसको जो भी निर्णय लेने होते हैं उससे पहले सबसे पहले वो प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। ठीक है, यानी वो राज्य में काम कर रहा है लेकिन सलाह किससे ले रहा है? केंद्र सरकार के अध्यक्ष से। इसलिए जो राज्यपाल का पद है वो विवादों से भरा हुआ पद है। तो होप आपने जो चारों क्वेश्चन है अच्छे से देख लिए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है आपकी पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th के लिए, टर्म 2 के लिए। और जो फॉर्मेट है, जिस तरीके से आपको आंसर लिखना है, होप आप समझ गए होंगे।
आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।